जी, तो recording has begun and there is our paper. Yes. Question number 3. Very similar to a question we did the other night. With the help of a formula, explain what is meant by income elasticity of demand for a product and consider the extent to which demand for the product will always rise at the same rate as the income of its consumers. Take about 10 seconds, read through the question, absorb it. Alright ji, so we've got some kids in now. Let's ask you guys, सबसे पहले की टर्म जिसको डिफाइन करना है, फॉर्मूला देना है, वो कौन सी है? Income elasticity of demand. दे दो मेरे बेटे, डिफाइन कर दो सुभान. Measure of responsiveness of quantity demanded over a change in incomes. ओवर नहीं, टू अ चेंज इन To a इनकम. change in ठीक incomes. है, ठीक. अब इसका फॉर्मूला मुझे बता दें सुभान. Sir, percentage change in quantity demanded over percentage change in income. यस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय की लाइन लगा के परसेंटेज चेंज इन इनकम. कुछ बच्चे इनटू 100 कर देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, मार्क लूज हो जाता है. अब मुझे बताएं जी, थर्ड मार्क नॉलेज का आएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का, और फोर्थ थर्ड मार्क ही नॉलेज का नेगेटिव का. फिर उसके एक्सप्लेनेशन में हमें एनालिसिस के मार्क्स 3 मिलना शुरू हो जाएंगे. सो अनदर किड अदर देन सुभान नाउ, टेल मी, जब इनकम राइज होती है कौन सी गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है? सर नॉर्मल गुड्स का. नॉर्मल गुड्स का. थोड़ा सा मुझे बता दें, एक्सप्लेन कर दें इस रिलेशनशिप को और एग्जांपल दे दें नॉर्मल गुड्स में कौन कौन सी आती हैं. सर नॉर्मल गुड्स में लग्जरीज गुड्स भी आ जाती हैं, मतलब कि जैसे कि मतलब कि न्यू थिंग्स जैसे होते हैं. उसमें उससे ये होगा जब इनकम ज़्यादा होगी लोगों की तो क्या कहते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. बिल्कुल सही है. तो सिर्फ लग्जरीज होती हैं या और भी गुड्स होती हैं? सर नॉर्मल गुड्स में लग्जरीज गुड्स सारे आ जाते हैं. नेसेसिटीज भी उसमें शामिल हैं, सब गुड्स जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ. तो आप लोगों ने क्या बोलना है? Income elasticity of demand has positive value if the good is normal. When incomes rise, demand for those goods rise because people switch away from inferior goods towards normal goods. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. Normal goods, हाँ जी हाँ जी. सर जी मुझे समझ नहीं आई, दोबारा समझा देंगे? आप कौन हैं? सर जी बिकन हाउस से जेडी से बात कर. नहीं, नाम बताए ना मेरा बेटा. शहीर सॉरी, शहीर शहीर. शहीर. शहीर, आप लास्ट ईयर थे मेरे पास? यस सर. ओके ओके ओके. शहीर बेटे, जब इनकम बढ़े और गुड की डिमांड बढ़े उसको हम नॉर्मल गुड्स में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स हैं, उनको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं. इसमें नेसेसिटीज भी आ जाती हैं, बेसिक नेसेसिटीज, मेडिसिन, फूड वगैरह. एग्जाम्पल देनी है उसने मांगी है एग्जाम्पल्स. और इसमें सुपीरियर गुड्स यानी लग्जरीज भी आ जाती हैं, लग्जरी कार्स, ग्रैंड विलाज, स्टफ लाइक दैट. समझ आ गई बात अब शहीर? ओके. क्योंकि जब इनकम बढ़ती है लोग स्विच कर जाते हैं इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स की तरफ. ठीक हो गया. अब जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है बेशक डायग्राम भी बना दो. राइट, लेफ्ट साइड पे इनकम लिखो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखो और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व लगा दो. इन इलास्टिक लगाओगे वो नेसेसिटीज होंगी, इलास्टिक लगाओगे लग्जरीज हो जाएगी. जी सॉरी, सर जी समझ नहीं आई. आवाज नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा? सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आई सर, और आवाज भी आपकी थोड़ी लैग है. ओके, क्या समझ नहीं आ रही कि इनकम बढ़े और जिन गुड्स की डिमांड बढ़े वो नॉर्मल गुड्स हैं इकोनॉमिक्स के मुताबिक. शहीद अब समझ आया कि नहीं? शुरू से समझा दो सर प्लीज.
ओके राइट, तो आपने एग्जांपल्स देनी है, सारा कुछ करना है, अपना माइक बंद रखो बेटे। उसके बाद जो है हम आते हैं इसमें ही फर्दर कि व्हेन इनकम राइजेस डिमांड फॉर नेसेसिटीज विल राइज बाय अ वेरी लिटिल प्रोपोर्शन, almost zero YAD, whereas demand for luxuries will rise by a greater proportion, greater than 1 elasticity. यानी इनकम 1% बढ़ी है, डिमांड 1% से ज्यादा बढ़ेगी। राइट जी। उसके बाद हम आते हैं इंफीरियर गुड पे। मुझे कोई बच्चा बताओ इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? Negative relationship. बोलते जाएं, शाबाश बेटे, बोलते जाओ। व्हेन इनकम्स राइज देयर डिमांड, When incomes rise, their demand falls as people switch to normal goods. शाबाश। अब एक दो एग्जाम्पल दे दें इंफीरियर गुड्स के। Second-hand clothing and thrift stores. वेरी गुड, थ्रिफ्ट स्टोर्स, सेकंड हैंड क्लोथिंग, जिनको हम लंडे के कपड़े बोलते हैं, चैरिटी शॉप्स वगैरह, वो जब हमारी। थैंक यू सर, अब समझ आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें इलास्टिसिटी की बात नहीं करनी क्योंकि इंफीरियर का एक अलग सीन है। अब हम चलेंगे इवैल्यूएशन की तरफ। उसने पूछा consider the extent to which demand for all products will rise at the same rate as incomes of consumers. अब मुझे बताएं, डिमांड जब इनकम बढ़ेगी, कौन सी गुड्स की डिमांड बहुत थोड़ी बढ़ेगी? नॉर्मल में ही है, लेकिन कौन सी गुड्स की डिमांड बहुत थोड़ी बढ़ेगी? necessities, नेसेसिटीज की। और कौन सियों की बहुत ज्यादा बढ़ेगी इनकम चेंज से भी ज्यादा? Luxuries. सुपीरियर गुड्स, लग्जरीज, वेरी गुड। अब कौन सी गुड्स हैं जिनकी डिमांड एक्चुअली गिरेगी इनकम बढ़ने से? Inferior. Inferior. So to conclude, not all goods demand will rise as incomes of consumers rise. Some are normal, some are luxuries. Their demand will rise in different proportions, whereas for inferior goods, demand will actually fall. So the statement in question is incorrect. समझ आ गई मेरी बात बच्चों? जी सर, सब कुछ समझ आ गई है। लव यू सर जी, आपको मेरी तरफ से रोटी। Bete, please don't disturb my class, okay? If you want to stay in the class, behave. Let's move on to this mark scheme कि वो क्या expect कर रहे थे और how much have we covered. अब मेरे बच्चों आपके सामने for an accurate formula of YAD, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, 1 mark. For clear and accurate knowledge and explanation of what is meant by YAD, income elasticity of demand is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in consumer's income. Includes the difference between elastic and inelastic demand. अच्छा, ये हमने मिस किया था, फिर बाद में हमने normal goods के केस में बता दिया था। Elastic demand will be when a smaller percentage change in income causes a greater percentage change in quantity demanded. और inelastic का आप में से कोई बच्चा मुझे बता दो? Inelastic demand is, शाबाश। सर Ability percentage change in price causes a smaller percentage change. अब हेलो सर। आपने आदतन प्राइस बोल दिया है, मार्क कट गया। When a greater percentage change in income causes a smaller percentage एक्सक्यूज मी change in सर। quantity demanded. ये बहुत ध्यान से कीजिएगा प्लीज, अपने माइक्स बंद हाँ रखो। तो लेगा। Thank you. अब analysis for a clear understanding and explanation that depends on the coefficient value of YD. Coefficient means हेलो सर, relationship. मेरी बात सुनिए सर, जी प्लीज मेरी बात सुनिए। जी जी बोले। सर वो लास्ट ईयर आपने मुझसे 2000 रुपये उधार लिए थे, वो आपने वापस नहीं किए, तो मेरे यार गुड्स ये बड़े डिप्रिशिएट हो गए। कौन बकवास कर रहा है यार, सीरियसली। सर मैं आपसे प्यार से। एनीवेज जी, मैं इसको ट्रस्टेड पे डालता हूँ बिकॉज ये फिर कोई बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं करना था मुझे, मुझे ये करना था। राइट जी, सो लेट्स गो ऑन।
बैक टू द क्लास. आज बच्चे जरा कम है, आई डोंट नो, शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, जो भी सीन है. राइट जी. सो ये हमारी मार्क स्कीम बड़ी क्लियरली हमें बता रही है कि भाई फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन that this depends on the coefficient value of YD and analysis of the different outcomes depending on whether the product is normal, positive coefficient or inferior negative coefficient for a considered evaluation of the possible outcomes leading to a valid conclusion. समझ आ गया सबको? प्लीज रीट्रेट कर दीजिएगा ताकि मुझे क्लैरिटी हो. बच्चों सबको समझ आ गया है? एक आधा बच्चा मुझे बता दो. Yes, जी sir. सर, आ गया. Yes, sir. अब लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. Assess the extent to which price elasticity of supply or cross elasticity of demand is more useful to businesses. कुछ स्कूलों में मैंने ये मॉक में दिया था, तो आंसर सप्लाई वाले पार्ट के बुरे थे और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले पार्ट के इररेलेवेंट थे. अब मैं जरा तसल्ली से आप लोगों को ये करवाना चाह रहा हूं. की टर्म्स वही हैं, पीईएस, एक्सीडी, उनको डिफाइन करना है. सो कोई बच्चा मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन और फॉर्मूला दे दो. Sir, a measure of responsiveness over quantity supplied to a change in price. हाँ, a measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price. फॉर्मूला भी यही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100. बच्चों नहीं करना, कई बच्चों ने लिखा हुआ था, मार्क कट जाता है. नेक्स्ट जी, पीईएस का यूजफुलनेस और इन्फ्लुएंसेस या फैक्टर्स में फर्क है. कई बच्चों ने फैक्टर्स लिख के समझ लिया हमारे मार्क्स आ जाएंगे. उसने यही नहीं पूछा कि क्यों गुड्स की डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है, उसने कहा है मोर यूजफुल टू बिजनेस कौन सा है. तो सिंपली पीईएस का यूज क्या है? इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट हैज इलास्टिक सप्लाई, he knows whenever price rises, demand rises, he can quickly supply more. He can increase supply very easily and increase his revenue and profit. However, if his supply is inelastic, he has to make some decisions to try and make his supply elastic. He can invest more, increase his production capacity. He can train his labor so that the production process becomes shorter. He can develop import links. He can बहुत सारी बातें, नई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ कहो, ताकि वो अपनी सप्लाई को इलास्टिक कर ले और जब भी प्राइस बढ़े वो रिस्पॉन्ड करके अपनी सप्लाई को बढ़ा सके, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा सके. सबको समझ आ गया बच्चों? फैक्टर्स ऑफ पीईएस अलग हैं, ड्यूरेबल, पेरिशेबल. ये है कि उनको कैसे वो यूज करे. जितनी सप्लाई इलास्टिक हो उतना बिजनेस के लिए अच्छा है. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? अब यही इसकी लिमिटेशंस करते हैं. मुझे कोई बच्चे बताओ, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ पीईएस? जी बच्चों, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पीईएस? Historic sample based data, inaccurate. वेरी गुड. हिस्टोरिक डेटा आउटडेटेड हो सकता है, स्पेशली अगर कोई ग्रोइंग इकोनॉमी है. आउटडेटेड हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, कैलकुलेशन में गलती हो गई. सेट्रस पैरिबस पे बेस्ड होता है. अदर फैक्टर्स भी, प्राइस के अलावा भी सप्लाई को अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. अब बच्चों, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने गलतियां देखी वो ये थी. यहां तक बच्चों ने सही बोला कि इफ XCD is positive, it means two products are substitutes, and the greater the value, greater than 1, means close substitutes. अब बच्चों ने कहा बिजनेस को अपनी प्राइस कम करनी चाहिए सब्स्टिट्यूट से, नहीं, ये रिएक्शन का मेजर है. सो इफ द सब्स्टिट्यूट्स reduce price, business should also reduce price to save the fall in demand and revenue. ठीक है? On the other hand, complements, they are used together. They have a negative relationship. If price of, let's say, cars falls, demand for petrol will rise. Petrol producers should increase the price to benefit from this rise in demand, to increase their revenue. एक और बात भी कर सकते हैं. If the producer is producing a range of complementary goods like computers, printers,
इंक फॉर प्रिंटर्स, माउस पैड्स, माउसेज एटसेट्रा जो कि कंप्यूटर के साथ यूज होते हैं. He can reduce the price of main product, the computer, and increase the price of complementary goods to overall increase his revenue. This strategy is called loss leader strategy. समझ आ गया मेरा बेटा? अब हम XCD की लिमिटेशंस करते हैं. वही है inaccurate, historic data पुराना हो सकता है, एक एक लाइन लिखें इसके ऊपर. inaccurate calculation because sample based होती है. ceteris paribus के factors affect करते हैं. XCD में ब्रांड इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. जैसे आईफोन का किसी आम फोन हुवावे से प्राइस का मुकाबला नहीं है, वो ब्रांड ही बिल्कुल डिफरेंट है. राइट? अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और ओवरऑल सबसे अच्छा कौन सा मेजर है इलास्टिसिटीज का. शाबाश, इवैल्यूएट करवाएं. Price elasticity of supply, अच्छा, क्यों ये बेहतर है आपके ख्याल में? शाबाश, बोलें. because it is in control of the producer. Because supply is directly in control of the producer, not bad. Cross elasticity is more useful in short run because you can immediately change your price in response to prices of substitutes and complements. Whereas PES is more useful in long run because it takes time to make supply elastic. But PES is better because supply is in direct control of the business. However, PED is the most effective. अगर ये growing economy होती तो हम YED बोलते. PED is the most effective elasticity, again because price is in our direct control and it can be changed very quickly and have impact very quickly. But business should look at other factors, market conditions before making any price changes. समझ आ गया मेरे बच्चों? सर जी इनकी लिमिटेशन एक बार दोबारा बता देंगे. बेटे 4 लिमिटेशंस हैं. इनएक्यूरेट, क्योंकि हम मार्केट रिसर्च की बेस पे करते हैं, एक्यूरेट नहीं होता. हिस्टोरिक, पुराना डेटा हो सकता है 2017 का, हम बैठे हैं 2025 में, चीजें बदल चुकी हैं. सेट्रस पैरिबस अजम्पशन, सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी यानी सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस के अलावा अदर फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. इनकम हो गई, फैशन टेस्ट हो गए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गई. ठीक है. और आखिरी चीज आपने ब्रांड इमेज की बात करनी है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में ब्रांड इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है यार सर जी. समझ आ गया? जी जी सर. आपका पेपर काफी हल्का था मेरा बेटा, हिम्मत करो अब. अच्छे लायक बच्चे और बहुत हल्का पेपर करके आए हो. राइट जी. ये हो गया. इवैल्यूएशन भी सबको क्लियर है. आई एम टेलिंग यू ग्रेट चांस कि आपको यूनिट 3, 4, 5 में से एक क्वेश्चन 100% इंशाल्लाह मिलेगा, या इलास्टिसिटीज पे या कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह या यही टाइप ऑफ गुड्स. ये बहुत ही कॉमनली टेस्टेड हैं. जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस क्वेश्चन? चले, लेट्स मूव ऑन. सेक्शन सी. मैक्रो में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आया है बच्चों का, तो लेट्स, ऑलवेज हर साल ही ऐसे होता है, तो लेट्स फोकस ऑन मैक्रो. एक्सप्लेन 3 ऑफ द कंपोनेंट्स. अच्छा, एक बार उसकी मार्क स्कीम देख लें, जरा तसल्ली हो जाती है कि हमने सही आंसर दिया था. An assessment of the usefulness of PES, e.g., it estimates how quickly a business will take to respond to changes in demand, level of stocks it can hold, etc. But this is only an estimate and may change. An assessment of usefulness of XCD, it tells the business whether their product is a substitute, positive XCD, or a complement, negative XCD, and how close the relationship is, hence its sensitivity to the actions of other business. हमने अपनी प्राइस तब चेंज करनी जब दूसरे चेंज कर रहे हैं. बट द स्पीड ऑफ चेंज में मीन इट इज क्विकली आउट ऑफ डेट. उन्होंने तो एक एक लिमिटेशन लिखी, हम 4 लिख रहे हैं. हमारा आंसर बहुत डिटेल्ड है. इवैल्यूएशन, full evaluation of the usefulness of both measures compared with each other leading to a valid conclusion. सब बच्चों को 100% clear? Okay, let's move on back to the paper. अच्छा, पहले तो आप लोग जरा टाइम लें और मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे. टेक योर टाइम, रीड थ्रू 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, अपनी अपनी चॉइसेस करो.
हैव टू एंटर दिस किट जी, 1 मिनट दीजिए मुझे जी. सो बैक टू द क्वेश्चन. तसल्ली से बताएं, विच वन वुड यू चूज? जी बच्चों, वेटिंग फॉर यू. पढ़ लें आराम से. Fifth one. क्वेश्चन नंबर Fifth. 5th. ओके, अदर बच्चे बताओ जी. Question 5. 5 जी. अदर बच्चे कोई और? Question 5. Question 5 is the smart choice. The other one, question part B, is pretty difficult 4 का. तो let's stick to question 5. सबसे पहले हम उसी को attempt करते हैं. Explain 3 causes of unemployment and consider which cause is likely to be the most damaging to a high income economy. सबसे पहले unemployment को define कीजिएगा. Anyone जी? When workers are willing and able to work but cannot find a job. Yes, when people are willing and able to work but cannot find a job. I would ihtiyatan give the formula as well. Number unemployed divided by labor force into 100. और by the way, labor force includes both employed and unemployed. अब जी 3 causes of unemployment. जी एक बच्चा पहला cause मुझे बताए. हमने 4 पढ़े हुए हैं और उनके अंदर सब कॉजेज भी काफी सारे हैं, तो आप लोग बताएं मुझे कोई. Cyclical unemployment. साइक्लिकल या सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. आप ही बता दो, व्हाट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? It occurs due to a recession in the economy when unemployment is at a high rate and there is lack of aggregate demand. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. हु आर यू? Allianz, sir. अलियान, वेरी वेल डन, शाबाश. बिल्कुल सही बताया इन्होंने जी. Cyclical unemployment is caused by a recession in an economy when aggregate demand falls. बस ऐड कर दें, because workers demand is derived demand, workers are also made redundant. आप बेशक aggregate demand curve और aggregate supply curve लगाएं, price level y axis पे, real GDP x axis पे, और aggregate demand को left पे shift करवा दें, खुद ही GDP गिरेगा, unemployment नजर आएगी. अब मेरे बच्चों दूसरा कॉज कोई और बच्चा बता दो. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बताएं क्या होती है, और फिर उसमें कोई उसके फर्दर सब कॉजेज बताएं. सर ये इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होती है, एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी हाँ, वगैरह. बहुत अच्छे. उससे वर्कर्स की स्किल्स बिकम आउटडेटेड. आउटडेटेड और उनको फिर नई स्किल्स चाहिए होती हैं, नई जॉब्स आ जाती हैं. बिल्कुल सही है. और बताएं स्ट्रक्चरल में और क्या था? बस सर अभी इतनी रिवीजन है. हाँ, अभी सर मैक्रो की इतनी रिवीजन है. करें करें, शाबाश. और बताएं बच्चों स्ट्रक्चरल में और कौन सी है? अरे क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल में इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, जब कोई इंपोर्टेड गुड या सर्विस लोकल गुड या सर्विस को रिप्लेस कर देती है, उससे लोकल इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. चाइना ने ये हाई इनकम कंट्रीज में बहुत कॉज की है बाय डंपिंग गुड्स. समझ आ गया? जब कोई इंपोर्टेड गुड या सर्विस लोकल गुड या सर्विस को रिप्लेस करती है, इसको इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा फैशन टेस्ट चेंज हो गया, एक पूरी इंडस्ट्री की डिमांड गिर गई, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज हुआ. जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोग जा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया वगैरह में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आने का खतरा है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं. अब ऑयल की डिमांड गिरेगी तो उनकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी. एक और करवा दें और फिर हम जल्दी से इसका बताते हैं कौन सी ज्यादा खतरनाक है. Frictional unemployment when workers look for better jobs. बिल्कुल ठीक है. Seasonal when workers leave a unemployment. job to go for a better job, high paying job. इसी के अंदर और कौन सी है? Seasonal unemployment. बिल्कुल, जब सीजन चेंज हुआ, एक्सपेंडिचर स्विच हुए तो वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई. और इसी के अंदर कैजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, एक्टर्स, ऑथर्स, विजिटिंग टीचर्स. जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है थोड़ी देर के लिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं till the new contract is signed. राइट जी, तो ये आपका हो गया.
अब हमने इनके तीनों के नुकसान बताने हैं हाई इनकम कंट्रीज को, और फिर बताएंगे सबसे बुरी कौन सी है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड गिरती है, उससे क्या होता है मुल्क में, जीडीपी गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, इनकम्स गिरती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होता है। इसी तरह स्ट्रक्चरल में खास इंडस्ट्रीज जब बंद होती हैं तो वो पूरी रीजन जो एक चीज पे स्पेशलाइज कर रही थी वो अनएम्प्लॉयड हो सकती है। वर्कर्स को रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी टू वर्क इन द न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी बिजनेस जॉब आ गई है, या इंपोर्टेड गुड आ गई है तो गवर्नमेंट को कुछ टैरिफ्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, वर्कर्स को रीट्रेन करवाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल के केस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उससे भी लोगों की इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक आपके ख्याल में हाई इनकम कंट्रीज में कौन सी है? वहां पे क्या बड़ी स्पीड से हो रहा है जिसके रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट आने का खतरा है? टेक्नोलॉजी एडवांसेस तो स्ट्रक्चरल आ टेक्नोलॉजी सकती है। एडवांसेस, इंपोर्टेड गुड्स की तरफ स्विच, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मोर लाइकली इन हाई इनकम कंट्री टू डैमेज देम बिकॉज दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑन अ फ्यू गुड्स। एज अ रिजल्ट जब उनकी डिमांड गिरेगी तो उनकी इकोनॉमी में काफी अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। एवरीवन क्लियर अबाउट द क्वेश्चन? अब लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम मेरे बच्चों। सबसे पहले फॉर अ क्लियर एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट, ओ ये कौन सा, अच्छा नंबर 5, 3 marks knowledge के for a clear and accurate explanation of 3 causes of unemployment from frictional, structural, cyclical, seasonal और technological, तीनों का एक एक मार्क वो आपको दे रहा है छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन पे। फिर each cause identified must be analyzed and judgments made about how damaging it might be for a high income economy. Frictional unemployment may be dependent on information provision. Structural unemployment may be permanent, regional पूरी unemployed हो रही है, difficult to solve. Cyclical unemployment depends on economic cycle, recession वगैरह. Seasonal changes depend on alternative sources of employment. Technological depends on occupational और geographical mobility. हमने ये सब कवर कर दिया था बातों में. For an answer that clearly assesses how damaging each cause may be to high income developed economy in comparison with each other, that leads to a justified conclusion as to which may be the most damaging. बच्चों समझ आ गया? Anyone struggling with this question जी please do ask. मैं देख लूं कि और कोई बच्चे, ओह यस काफी सारे बच्चे आए हुए थे। बच्चों जरा टाइम पे आ जाया करो, मैं फिर क्लास स्टार्ट कर चुका होता हूँ और आज कोई डिस्टर्ब करने वाला बच्चा था तो इसलिए मैंने गेट ओपन नहीं रखा था, तो सॉरी यू मिस्ड क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आप मिस कर गए, वीडियो देख लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 4, बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे किसी ने कुछ पूछना हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 4A, explain 3 of the components of aggregate demand and consider the extent to which they may be increased without leading to inflation. तो की टर्म्स हैं एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, एहतियातन डिफाइन कर देते हैं लेकिन मार्क्स हर कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन पे मिलेगा। तो नॉलेज के 3 मार्क्स के लिए हमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन सबको एक्सप्लेन करना होगा। आप पहले मुझे एग्रीगेट डिमांड बता दें। जी सर, जी बेटे आयशा, सर हमने क्वेश्चन 5 का बी पार्ट नहीं करना? नहीं किया, ओह सॉरी। assess whether expansionary macroeconomic policy would be most likely to enable a government to meet its economic objective of a low rate of unemployment. अब क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट पिछले में डिफाइन करके आए थे, एहतियातन दोबारा करनी है कर दो, लेकिन एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराएं। आयशा आप ही बता दें, व्हाट इज एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? जी बेटे, व्हाट इज एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? एनीवन? It is when government reduces interest rates and increase money supply to increase economic growth, real GDP, unemployment in the country. Perfect. Government uses interest rates, money supply and or exchange rates to achieve its macroeconomic objectives. In expansionary macroeconomic policy, interest rate को हम क्या करेंगे बच्चों? Reduce. रिड्यूस करेंगे।
जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे उसके रिजल्ट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग कम होगी। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन का इंजेक्शन आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो जो फर्म्स है वो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट भी ज्यादा इंजेक्शन करेंगी। 2 इंजेक्शन आ गए। फिर हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी क्योंकि हॉट मनी इनफ्लोज कम होंगी, उससे एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। अगर डिमांड उनकी इलास्टिक थी, एक्स माइनस एम का इंजेक्शन भी आएगा, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी। अब मुझे बताएं कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी जब एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी? साइक्लिकल और दूसरी स्ट्रक्चरल में जो स्ट्रक्चरल भी हो इंटरनेशनल सकता है। जो इंपोर्टेड गुड्स की वजह से आ रही थी वो भी हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होने से रुक जाएगी, लेकिन अदर अनएम्प्लॉयमेंट्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहीं पे हम इसकी लिमिटेशंस करते हैं। बताएं मुझे जी, ईमान ही बोले जा रही हैं और बच्चे भी बोलो, क्या लिमिटेशंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के? कम ऑन बच्चों। सर सेंट्रल बैंक्स मिसकैलकुलेट करते हैं जरा ऊंचा बोले। सर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं दे मिसकैलकुलेट द रिक्वायर्ड चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट टेक्स टाइम बिफोर इंटरेस्ट रेट चेंजेस स्टार्ट अफेक्टिंग इकोनॉमी। इट टेक्स अबाउट 12 to 16 months। फिर जी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर अवाम में और फर्म्स में फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सिक्लिकल कम नहीं होगी। लास्टली जी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर लोन्स की डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, आप बेशक इंटरेस्ट कम भी कर दें, लोग ज्यादा लोन नहीं लेंगे, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगी। और पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा कितना इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन यहाँ पे होगी। अब क्योंकि उसने कहा था मोस्ट लाइकली, तो हम एक और यूज करेंगे और यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा सप्लाई साइड पॉलिसीज, जो कि सही इसका हल है। अब मुझे बताएं जी, एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जल्दी से कर लेते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर, उससे लेबर की स्किल्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी को अच्छा यूज कर सकेंगे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सप्लाई साइड पॉलिसीज का हिस्सा है, उससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। फिर इसी तरह सब्सिडीज, उससे जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज थी, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल हुई थी, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ अरसा वो इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर जाएंगी। इसी तरह 3-4 पॉलिसीज करो, लेकिन ये बड़ी महंगी हैं, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम बहुत लगता है, लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट होती हैं। अच्छा स्किल्ड वर्कर मुल्क छोड़ के जा सकता है, ब्रेन ड्रेन आता है, शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा होता है लॉन्ग रन में। फिर राइट जी, अब एंड पे इवेल्युएट करते हैं। मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी बेहतर लगी आपको, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी या सप्लाई साइड, जो हर किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर रही है? सप्लाई साइड। Yes. Demand side policies like monetary and fiscal are more useful for Short run. cyclical Or unemployment short run. and in short run, whereas supply side policies are more useful for frictional, structural and other kinds of unemployment, and they take a long time. So government should use a combination of both expansionary monetary and fiscal policy in short run and supply side policies along with it for long run removal of unemployment. समझ आ गया मेरे बच्चों? किसी को नहीं आया प्लीज पूछ लें। आई एम ओके टू रिवाइज द होल क्वेश्चन। इसी बहाने हमारी पॉलिसीज सारी रिवाइज हो रही हैं। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम वेरी क्विकली। जी मेरे बच्चों, अब वो क्या कह रहा है जी, एनालिसिस must focus on advantages and disadvantages of using at least 2 expansionary monetary macroeconomic policies to keep unemployment low. For example, one policy might be expansionary supply side policy with an emphasis on training and education, which would allow people to be more employable, having more relevant skills, but it may be time consuming and costly. The chosen policy must then be contrasted with an alternative policy. For example, expansionary monetary policy may be suggested
with the use of low interest rates to encourage investment and boost employment, but the investment may be directed towards more capital intensive. उसने यहाँ पे ये limitation की, हमने अपनी limitations की. That evaluation that clearly compares the likely success of at least two expansionary macroeconomic policies. हमने बोला जी short run में demand side policies use कीजिए और long run में supply side. तो ये हमारा conclusion कि all types of unemployment सिर्फ cyclical नहीं, आपकी क्लासिकल भी, आपकी टेक्नोलॉजिकल भी, स्ट्रक्चरल, हर किस्म की दूर हो जाएगी विद द यूज ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ पॉलिसीज. मेरे बच्चों कोई कंफ्यूजन? Excellent. Let's move on to question number 4, which is kind of tricky. हमारे पास जरा टाइम भी थोड़ा नीचे टाइम है हमारे पास. Explain 3 of the components of aggregate demand. अब मेरे बच्चों एहतियातन हम aggregate demand को भी और इन्फ्लेशन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं. So aggregate demand. Subhan, what is aggregate demand? Macro weak मेरा बेटा जी. Anyone else? Aggregate demand. शाबाश बोल दें. Sir, it is the total consumption and output produced within a country over a very year. good. इसका आसान बता दूं आपको. Total willingness and ability of all sectors of economy to demand goods and services या spend on goods and services within a country. Total willingness and ability of all consumers to buy goods and services in an economy over a year. Inflation जी, अच्छी वाली सही definition. Rise of a product price नहीं बोलनी या prices of products नहीं बोलनी, क्या बोलना है? It is the rise It's a in constant rise in the general price level. general price level of goods and It is the services. constant rise in the general price level over a period. अब G3 components उसने कहा explain करो. पहला है consumption. मुझे बताएं consumption क्या होती है? Anyone जी? Consumption is money spent on goods and services by Consumers. households कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है. Money spent on goods and services by households, firms, government, anyone. लेकिन हम basically consumption household से relate करेंगे. Spent by consumers लिखते हैं, कोई मसला नहीं है. Right जी? Investment क्या होती है बच्चों? It is money spent on what kind of goods? By whom? Spend on capital goods by On capital goods firms. by firms. बिल्कुल ठीक है. So money spent on capital goods, new technology, etc. by firms. मैं एक बार चेक कर लूं कि कोई और बचा तो नहीं है. नहीं. Right जी? ओ आ गया अभी कोई. Right जी. So back to the question. अब जी इन्वेस्टमेंट हो गई, कंजम्पशन हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये क्या होती है? गवर्नमेंट किन किन चीजों पे स्पेंड करती है जरा बता दें. इट इज द स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन Education, healthcare, unemployment benefits, पब्लिक गुड्स, infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. ये आपके 3 मार्क्स आ गए कंफर्म नॉलेज के. अब वो पूछ रहा है किस हद तक उसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंसीडर द एक्सटेंट टू व्हिच दे मे बी इंक्रीज्ड विदाउट लीडिंग टू इन्फ्लेशन. कि ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस हद तक बढ़ाई जा सकती है कि इन्फ्लेशन ये डिपेंड करेगा आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. यस, इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. वही लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला डायग्राम एक बार फिर बना दूं या सबको क्लियर है? वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, पहले एग्रीगेट डिमांड लगाएं इलास्टिक पार्ट में, फिर इन इलास्टिक और फिर फुली इन इलास्टिक पार्ट में. सबको आता है? जी सर. Yes. श्योर? ओके, वंडरफुल. उसी पे आपकी सारी एनालिसिस भी हो जाएगा, इवैल्यूएशन भी हो जाएगी और आप एंड पे कंक्लूजन क्या देंगे जी? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर रिसोर्सेज इकोनॉमी हैड अवेलेबल, कि कितने इंजेक्शन हो और उसके रिजल्ट में इन्फ्लेशन ना आए. ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट है, अपने पीपीसी पे है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इन इलास्टिक पार्ट पे है, तो महंगाई आएगी. ठीक हो गया. अब इसमें हम ऑफसेटिंग फैक्टर्स भी कर सकते हैं. इट विल आल्सो डिपेंड ऑन अदर कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है ना, हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएं और इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, जिसकी वजह से
डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आ सकेगी क्योंकि साथ साथ सप्लाई बढ़ जाएगी. दिस वाज टू लीड टुवर्ड्स कंक्लूजन. सब बच्चों को क्लियर हो गया है? Let's go through the mark scheme once and then go for the last question and finish the class. 3 causes of aggregate demand. G. For a clear, accurate explanation of 3 components of aggregate demand: consumer spending, investment, government spending or net exports. List 3 components. Cannot be awarded for simply mentioning a component. आपको explain करना है. उसने question में word explain 3 components of aggregate demand कहा था. ठीक है, तो जैसे हमने किया, consumer spending is when consumers spend money on goods and services for self-fulfillment, for utility, to satisfy their wants and needs. इसी तरह investment is money spent by firms on capital goods for future expansion, etc., new technology, AI, etc. Government spending is usually on merit goods, public goods, infrastructure, and welfare payments, etc. Phir G, for an analysis that explains that one cause of inflation is a situation where aggregate demand rises more than AS, but also consider why this may or may not occur. Economy is operating at less than full capacity. Some of the increase in aggregate demand also increases aggregate supply. Evaluation for an answer that clearly considers both sides leading to a valid conclusion. बहुत सिंपल था. अगर हम मार्क स्कीम को देखें तो एग्जैक्टली जैसे हमने बात की उसने वैसे ही आंसर किया. किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो? लास्ट क्वेश्चन हमने जल्दी से करना है, मुझे बता दें. Okay, the Chinese government has re-emphasized its commitment to rebalancing the economy from one focused mainly on investment and exports to one aiming to increase the proportion spent on domestic consumption. Assess the extent to which it would be possible to achieve this by fiscal policy alone. अब क्वेश्चन तो इतना मुश्किल नहीं है, नीचे वाला assess the extent to which हमने फिस्कल पॉलिसी भी करनी है, एक और भी करनी है, लेकिन हमने मूव करवाना है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट से टुवर्ड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन. ये वाला पार्ट जरा ट्रिकी है. टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो लेट्स गो स्ट्रेट टू मार्क स्कीम एंड इसको करते हैं. जी, analysis must focus on usefulness of using fiscal policy to rebalance the economy in the way suggested. Domestic consumption can be boosted by a number of fiscal policies: reduced taxation, increased government spending, but the main problem would be achieving this in a sustainable way. How much consumers respond? क्या महंगाई तो नहीं आ रही उसके रिजल्ट में? ठीक है, आप वही फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी यूज करोगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे और कहोगे कि गवर्नमेंट लोकल कंजम्पशन की तरफ ज्यादा जाना चाह रही है, इसलिए वो साथ साथ इंपोर्ट्स वगैरह को कम कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, और लोकल गुड्स पे टैक्सेस हटा रहे हैं ताकि लोग लोकल गुड्स की तरफ स्विच हों. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब लोकल गुड्स की तरफ आएगा तो फिर जो है इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट स्पेंडिंग की बजाय कंज्यूमर स्पेंडिंग के थ्रू इंजेक्शन आएगा इकोनॉमी में. लेकिन कितनी देर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर सकती है? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस कितना है, क्या ये सस्टेन हो सकती है कि नहीं? Another analysis can be supply side policies या monetary policy. Fiscal policy with a supply side content. ठीक है, सप्लाई साइड आपको बहुत अच्छी तरह आती है, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह, उससे वर्कर्स की जॉब्स लगेंगी, वो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे. न्यू टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो लोग जो है लोकल गुड्स की तरफ आएंगे, इंपोर्ट्स की जगह. इसी तरह अगर आप ट्रेड यूनियंस की पावर कम कर दोगे तो उससे भी फर्म्स जो है ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगी, ज़्यादा हायर करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी. Evaluation for a full evaluation of more than one type of policy that clearly assesses and compares the potential usefulness of them to rebalance the Chinese economy leading to a valid conclusion. बच्चों समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? अब मैं यहाँ पे हमारे पास जो 2-3 मिनट्स हैं उसमें मैं आपको कुछ कॉमनली गलत जो मैंने चीज़ें इन एग्जाम्स में नोट की हैं उन पे बात कर रहा हूँ. बेटे पीईडी, पीईएस, वाईडी, एक्सीडी सब की डेफिनेशन में रिस्पॉन्ड कर रही होती है क्वांटिटी और इफेक्ट ले रही होती है प्राइस चेंज का या दूसरी गुड की प्राइस चेंज का या इनकम चेंज का.
तो हमेशा डेफिनेशन PED, it is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price. PES, measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price. YED, measure of responsiveness of quantity demanded to a change in incomes of consumers. XED, measure of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. तो हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगी फॉर्मूला में भी और डेफिनेशन में भी. अब फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे? PED, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100 नहीं करना मेरे बच्चों. इसी तरह PES, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. YED, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. XED, percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. एक बार सुन लें, वही कॉमन गलतियां बार बार हो रही हैं. PED के यूजेज बच्चे सब सही लिखते हैं. इलास्टिक डिमांड थी, प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस प्राइस, रेवेन्यू विल राइज. क्यों भाई? तसल्ली से बताओ. A smaller percentage fall in price will lead to a greater percentage increase in quantity demanded. Revenue lost from lower price will be outweighed by revenue gained from selling higher quantity. पूरे 2 marks. In elastic demand, producer should increase price. A greater percentage rise in price will cause a smaller percentage fall in demand. Revenue will rise because the revenue lost from selling less quantity will be outweighed by selling at a higher price. PES का यूजेज, अगर इलास्टिक सप्लाई है ऑल गुड, जब भी डिमांड बढ़ेगी हम सप्लाई बढ़ा के अपना रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे. नहीं तो हमें अपनी स्पेयर कैपेसिटी ऐड करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, स्टॉक्स का लेवल बढ़ाना है, अपने लेबर को ट्रेन करनी है ताकि सप्लाई इलास्टिक हो जाए. इसी तरह XED, दूसरी सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस चेंज पे हमने रिएक्ट करना है. ठीक है, इसमें ये ऐड कर सकते हो कि वी कैन ऐड यूनिक फीचर्स टू आवर प्रोडक्ट ताकि वो सब्स्टिट्यूट उसके कम होते जाएं और हम पे ज्यादा असर ना आए. इसी तरह यूजफुलनेस ऑफ YED, जब इनकम्स बढ़ रही हैं इकोनॉमी में, हम इंफीरियर गुड्स बना रहे थे तो नॉर्मल गुड्स पे आ जाएं ताकि जो रेवेन्यू इंफीरियर गुड्स से गिर रहा है नॉर्मल गुड्स से ले लें. लेकिन स्विच करने में कॉस्ट है, वर्कर्स की ट्रेनिंग है, टाइम लगता है, तो इट विल नॉट बी वेरी यूजफुल. ठीक है, अब इस वक्त कौन आ रहा है? एनीवेज जी, उसके बाद इसी तरह XED का यूजेस हमने बता दिए, PES के बता दिए, PED के और YED के. अगर हम नॉर्मल गुड्स बना रहे हैं और रिसेशन पीरियड है तो हमें कुछ इंफीरियर प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए ताकि रेवेन्यू लॉस्ट फ्रॉम नॉर्मल एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स कैन बी गेन्ड बाय इंफीरियर बजट मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. उससे अगेन कॉस्ट आएगी, स्विच करने में टाइम लगेगा, लेबर को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नया इक्विपमेंट लेना पड़ेगा. सबकी लिमिटेशन सेम है. They are all inaccurate because they are sample based calculations. They are all historic, मुसलसल अपडेट नहीं हो रही होती. They keep changing over time. Ceteris paribus assumption पे based है. In some cases XED वगैरह में brand image is much more important than other price changes. समझ आ गया बच्चों? Try not to repeat these mistakes. Have a very good night. I'll send A2 class link in about 15 minutes. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी जरूर. सर वो आपने इस जो के नाम है सर कामरान वाले आप आंसर्स भेजते हैं सर, उसका जो P2 के 2024 वाले आंसर्स हैं आप काइंडली वो भेज देंगे. जरा ऊंचा बोलेंगे सर. जो 2024 के P2 के आंसर्स हैं वो भेज देंगे आप? जी मैं आज ही दे आया हूँ शॉप पे, वो कैम स्कैन हो रहा है, रात के 11-12 बजे मुझे मिल जाएगा, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है सर. थैंक यू. सी यू ऑल इन अबाउट 15 minutes.